ड्रोन्स बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है। मतलब बच्चों के लिए खिलौनों से लेकर आर्मी के लिए एक वेपन या एक टूल, ड्रोन्स के यूज केसेस बहुत सारे हैं और ये जो मार्केट है ये एक एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब एंड हमारे इंडिया में भी। आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर देव शाह, जो कि फाउंडर हैं एक स्टार्टअप स्काई फोर्स इनोवेशंस के। आज का एपिसोड ड्रोन इंडस्ट्री पे, ड्रोन्स के यूज केसेस पे, लॉज क्या हैं ड्रोन्स के बारे में, और इसके साथ साथ आर्मी में ड्रोन्स कहाँ यूज हो सकते हैं या कहाँ यूज होने चाहिए, आर्मी में, एयरफोर्स में क्या नीड है, क्या आपको ड्रोन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, क्या फाइन्स क्या हैं, पेनल्टीज क्या हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत खुल के बात करी है। अगर आप ड्रोन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप इसी फील्ड में कुछ काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 11 ऑफ क्या सीन है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? ऑल गुड, बताइए। सर मुंबई से आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है सर? मौसम अच्छा है दिल्ली का? यार मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश है ओके और यहाँ पे 2 दिन से इतनी तो नहीं है, बट क्लाइमेट बहुत अच्छा लगा यहाँ का। जो ओके, चलिए कोई तो है जो दिल्ली की तारीफ कर रहा है। दिल्ली नहीं, नोएडा है ना ये। जी सर, आज मतलब ड्रोन्स देखिए, ड्रोन्स एक ऐसा मार्केट है जो आई थिंक ग्रो हो रहा है और काफ़ी एक एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो हो रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है। एंड तो ये स्टार्ट कैसे हुआ इस पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे हैं। आपको जितना मुझे पता है 6 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, एंड 6 साल कहाँ से शुरू हुए थे और आज हम क्या कर रहे हैं? शुरुआत से शुरू करूँ तो देखो, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ जी ठीक है। तो वो माँ बाप नहीं होते जो बच्चों को कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, या मैंने डाल दिया, उन्होंने तो डाल दिया मुझे, ठीक है। सो मैंने अपनी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल से की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट किया और मैंने मेरा बैचलर्स जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया। ओके सेंट फ्रांसिस करके कॉलेज है मुंबई में, वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया VGTI से, एक और कॉलेज है जो मुंबई में है, वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। फिर उसके दौरान मैंने काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स किए एंड देन आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एन ड्रोन कंपनी, जहाँ पे मैंने 1 साल जॉब किया और फिर उसके बाद से मैंने अपना खुद का चालू किया। अभी करंटली मेरी कंपनी स्काई फोर्स इनोवेशंस को 1 साल हो गया है एंड अब बस जो भी उसकी जर्नी चल रही है वो करंटली ऑन गोइंग है अभी। ओके। एंड कैसी रही है जर्नी? मतलब क्या बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं? क्या चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, जितने चैलेंजेस थे उतने ही ज़्यादा सीखा है। सो जर्नी जो थी बहुत ब्यूटीफुल है ओके और अभी करंटली तो स्टार्ट ही हुई है ना। तो फिर जब स्टार्ट किया था तभी कोई डिग्री इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी करंटली एक ड्रोन पायलट और ड्रोन इंस्ट्रक्टर, वो दोनों की डिग्री है मेरे पास। जैसे कि आपको अगर इंडिया में ड्रोन्स उड़ाने हैं ऑफिशियली तो आपके पास ड्रोन पायलट की डिग्री होनी ज़रूरी है। ओके वो ड्रोन पायलट लाइसेंस कहते हैं उसको। ओके और मेरे पास करंटली ड्रोन इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस है। मान लीजिए कि अगर आपको ड्रोन उड़ाना सीखना हो तो मैं एक RPTO के थ्रू आपको सिखा सकता हूँ। और अभी करंटली देखा जाए तो मैं लाइफ लॉन्ग मेंबर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी हूँ, जहाँ पे मैं कुछ भी ड्रोन्स के रिगार्डिंग कुछ होता है तो मैं वहाँ पे उनको ड्रोन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ मुंबई में। तो सर मतलब इसमें आपको क्या लगता है, लाइक अगर मैं बात करूं करियर बनाने की, तो इंडस्ट्री में क्या है? क्योंकि बहुत नई ऐसी चीज़ है और ऑनेस्टली लोगों, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा लगता होगा कि भाई, मैं अगर लोगों का एक्सपीरियंस की बात करूं, ड्रोन के साथ एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में शादियों में ड्रोन देखी कि शादियों में शॉट्स हो रहे हैं आजकल, तो उसमें मतलब ड्रोन यूज़ होते हैं, तो वो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है विद ड्रोन्स। तो अब अगर हम दूसरे यूज़ केसेस की बात करें या एप्लीकेशंस की बात करें जहाँ पे ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, अभी करंटली जो सिनेरियो है उसे हमसे द राइट मार्केट जो हम कहेंगे वो है एग्रीकल्चर फील्ड। ओके तो ड्रोन्स आपको आपने न्यूज़ में भी देखा रहेगा, हाईली यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर स्प्रेइंग के लिए। जैसे कि आपको पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो भी स्प्रे करना हो आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। उसमें टैंक लगा रहता है
इन एंड अराउंड 25 kg से लेकर 30 kg तक वो ड्रोन रहता है। तो उसमें जो फार्मर्स को एक एक पूरा दिन लगता था 1 एकड़ पे स्प्रे करने के लिए, वो उसी ड्रोन से अभी 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है। तो इट इज़ वाइडली यूज फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। एंड अगर दूसरा मार्केट आप देखेंगे कि आपने कहा कि जो शादियों का है, तो बेसिकली उसको कहते हैं एरियल सिनेमाटोग्राफी, ओके जहाँ पे आप सारी चीज़ें एसेट शूटिंग से लेकर आपकी शादियों का शूट से लेकर वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती है। ओके लेकिन उससे ज़्यादा एक्चुअल में बेटर मार्केट में कहूँगा इंस्पेक्शन और मैपिंग का है। अगर आप पैसों वाइज जाएंगे कि आपको मान लीजिए कि आपको करियर बनाना है, तो इंस्पेक्शन एंड मैपिंग, आप एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटीफुल वे में, दैट इज़ गुड। लेकिन आप उसके बारे में डिटेल्स बता रहे, टेरेन कैसा है, ये फील्ड को जोड़ने के बाद कैसी लगेगी, कितने एकड़ का प्लॉट है। तो ये जो मैपिंग इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइन जा रही है, तो ड्रोन्स ने वो कैप्चर कर लिया, वहाँ पे ऊपर स्पार्क हो गया। तो पहले क्या होता था, हेलीकॉप्टर जाता था, एक कैमरामैन होता था, एक हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट होता था। कैमरामैन शूट करता था, देखता था कि कहाँ पे फॉल्ट है, वो नीचे आके इंजीनियर को बताता था, इंजीनियर ऊपर जाता था, वो फिक्स करता था। अब उसमें से एक की जॉब चली गई, पायलट की या तो फिर कैमरामैन की जॉब चली गई। अब पूरा का पूरा ड्रोन से होता है। ड्रोन ऊपर जाएंगे, कहाँ पे स्पार्क हो रहा है वो चेक करेंगे और काफ़ी पास में जाके करेंगे और आपको 4K में रिकॉर्डिंग मिलेगी। और फिर वो नीचे आके वापस वो इंजीनियर को बताएगी और फिर वो इंजीनियर जाके फिक्स कर देगा। सो वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। राइट। तो ये दो फील्ड तो करंटली अपकमिंग। दूसरी लॉजिस्टिक्स हो गई, हाँ लॉजिस्टिक्स। जहाँ पे आप लॉजिस्टिक्स में हर एक चीज़ आ जाती है। जो मेरा फोकस है वो है मेडिकल फील्ड्स के। मेडिकल फील्ड ड्रोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा अपकमिंग आएगी आगे, बिकॉज सी लॉजिस्टिक ड्रोन्स अमेजॉन ये सब जो स्विगी है यूज़ करने वाले फॉर डिलीवरी, ये एक अच्छा ड्रोन है बट ये नीड नहीं है। Okay. ये वांट है आपका। नीड क्या होता है कि नहीं इसकी ज़रूरत है ही मार्केट में, तो वो मेडिकल ड्रोन्स की होगी लॉजिस्टिक्स के लिए। आपको इमरजेंसी में ब्लड सैंपल पहुंचाना है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, ड्रोन्स कर पाएंगे। ट्रैफिक आ गया है, ड्रोन्स कर पाएंगे। सो उसके लिए मेडिकल फील्ड में जो लॉजिस्टिक्स का काम है वो ड्रोन संभाल लेंगे। सो मेरा इंक्लिनेशन तो उसके तरफ है कि वो अपकमिंग मार्केट होगा। ओके बट सर जैसे मान लीजिए एक ये भी है, आजकल जो चीज़ें न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं ड्रोन्स के बारे में, कुछ ये भी निकल के आता है कि जो डिलीवरी वाले हैं, जैसे आपने बोला कि अमेजोन का वो वांट है, नीड नहीं है, राइट। जोमेटो की बात हो सकती है कल को, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, एक कंपनी है उसका नाम है डिलीवरी, उन्होंने ड्रोन्स के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि दे विल यूज ड्रोन्स इन नियर फ्यूचर, और जो उनका जो भी मतलब लेट्स से वो कुरियर्स हैं उसी के थ्रू जाएंगे। तो मतलब डिलीवरी बॉयज़ की भी जॉब के ऊपर खतरा है, मैं ऐसा मान क्या? आप ये पकड़ के चल ही सकते हैं, लेकिन देखिए जितने जॉब्स जा रहे हैं उतना जनरेट भी हो गया, क्योंकि ये ड्रोन्स जो है इनको मेंटेन करने का जो टास्क है वो इंजीनियर्स से लेकर लोगों को ही करना पड़ेगा। आप एक पर्सन को टेक्निकली साउंड उतना बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि ड्रोन्स को कैसे मेंटेन करना है। देखिए बनाने का काम मैन्युफैक्चरर्स का है, वो अलग टास्क है। ओके लेकिन उनका जो मेंटेनेंस आएगा उस पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो गए। उनका चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कब है, क्या करना है, चार्जर्स को कब प्लेस करना है। ड्रोन्स में हर बार प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पोस्ट फ्लाइट चेकलिस्ट होती है। ड्रोन्स उड़ाने के पहले क्या चीज़ें हमें चेक करनी है कि ये ड्रोन सेफ है उड़ने के लिए, वो चेक करना है। ये सब के लिए लगेंगे पर्सन्स लगेंगे। सो इसमें आपको टेक्निकली साउंड होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक इंजीनियर ही होना चाहिए। मेंटेनेंस का काम हम लेमैन को भी सिखा सकते हैं विथ राइट ट्रेनिंग। ओके 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, लेकिन इसका कोर्स खत्म करने के बाद उनको भी आ जाएगा। ओके सो जितने जॉब्स आप कह रहे कि जाएंगे, आई एग्री, बट उतने जॉब्स जनरेट भी हो गए। इक्वल अमाउंट नहीं ना सही, बट जनरेट ज़रूर हो गए। ओके एंड कितने, मतलब अगर मैं ऐसे बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो कितने बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ड्रोन्स की? ड्रोन इंडस्ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड जो ड्रोन इंडस्ट्री की इकोनॉमी है वो इन एंड अराउंड 22 बिलियन की है, 22 बिलियन डॉलर्स की। सारे पकड़ लीजिए, डिफेंस से लेकर लॉजिस्टिक्स सब कुछ। और इंडिया में बात करूँ तो उनका प्रेडिक्शन है बाय 2025 80,000 करोर्स का मार्केट हो जाएगा इंडिया में इटसेल्फ। 80,000 करोर्स, यस। Okay. अब चाहिए तो ये स्टैट्स आपको तो मिल ही जाएगी ऑनलाइन, आप चेक भी कर लीजिए। लेकिन ये इन एंड अराउंड इनका प्रेडिक्शन है। ओके क्योंकि इंडिया में इतना अपकमिंग है, बूमिंग है, ऑलरेडी प्रेजेंट मार्केट ही इतना स्ट्रांग है, और
आने वाला मार्केट तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशन आप देख रहे हैं, AI वगैरह कंटिन्यूसली उसके अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। सो उससे हर एक फील्ड में अब ड्रोन आएंगे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। आप आगे जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि फ्यूचर कैसा दिखने वाला है ड्रोन्स का। तो अगर मतलब AI की बात करूँ तो AI का यूज़ केस ड्रोन के साथ, मतलब ड्रोन की इंडस्ट्री में क्या है अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, एक ड्रोन जो है आप उसको एप्लीकेशन बेस्ड बना सकते हैं, ठीक है। अभी ड्रोन का काम क्या होगा, पहले तो बेसिक ड्रोन का काम बिना पेलोड का क्या होगा, सिर्फ हवा में उड़ना और हवर करना, करेक्ट। राइट। अब उसको मैं पेलोड लगा देता हूँ तो पेलोड से उसका एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। टैंक लगा दिया, एग्रीकल्चर स्प्रेइंग के लिए हो गया। उसको कैमरा लगा दिया, एरियल सिनेमेटोग्राफी हो गया। कुछ कंटेनर लगा दिया, लॉजिस्टिक्स के लिए हो गया। लेकिन मान लीजिए अब AI क्या काम करेगा, इसके अंदर एक ह्यूमन का जरूरत तो है ही। ड्रोन जा रहा है, कहाँ पेस्टिसाइड स्प्रेइंग ऑन करना है फील्ड पे, ये एक ह्यूमन डिसाइड करेगा। ऑटोमेशन होता है ड्रोन पे भी, लेकिन फील्ड में कहाँ पे जाएगा ये सब एक ह्यूमन ही सेट करेगा। अब आपने उसमें AI इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपको इस फील्ड, इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपको ये ग्रीन कलर का स्पॉट दिखता है, तो ये वाला पेस्टिसाइड उस पर स्प्रे मत करना। ओके। इसका मतलब इसके अंदर पोटेशियम या जो भी कंटेंट है, क्लोरोफिल कंटेंट जो भी है उसका हाई है, तो यहाँ पे उसको वो पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, वो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। उधर स्प्रेइंग बंद कर देना, आगे जाके वापस से स्प्रेइंग चालू करना। तो ये जो है ये आप AI के साथ कर सकते हैं। एक ह्यूमन अगर उड़ा रहा है तो वो इतना बड़ा एकर्स ऑफ फील्ड रहेगा, कितनी बार वो ऑन ऑफ करेगा, ह्यूमन एरर के चांस ज़्यादा है। आपने कैमरा बैठा दिया, कोडिंग कर दी, जहाँ पे ब्राइट ग्रीन स्पॉट दिखता है वहाँ पे फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ऑफ कर देना है, आगे जाके वापस ऑन कर देना है। ये पूरा AI का काम हो गया। तो AI की तो बहुत ज़रूरत है इसके अंदर। ओके। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हर फील्ड के अंदर उसको बेटर बनाने के लिए। राइट। एंड अगर सर जैसे देखिए, मतलब अगर मैं ऐसे पूछता हूँ कि ड्रोन इंडस्ट्री इस टाइम तो चलिए बूम कर रही है ना, और पर अगर मैं उनकी बात करूँ कि जो कंपनीज या जो स्टार्टअप्स इंडिया में हैं जो ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कोई स्टार्टअप्स और मतलब लेट्स से कि एक मेजर जो गैप है वो है डिफेंस में, है ना, राइट, कि वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी ड्रोन्स की। और अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो आर्मी एक अलग ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जाता है कि ड्रोन्स कहाँ में भी यूज़ हुए हैं या हो सकते हैं या होने चाहिए इन दैट फील्ड, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, आपको क्या लगता है कि आर्मी को, हमारी आर्मी को ड्रोन्स की ज़रूरत कहाँ पर? देखिए, मैंने करंटली इंटरेक्शन जितना किया है इंडियन आर्मी के साथ जी, तो उनके ही ये यूज़ केसेस है। सो डिफेंस फील्ड में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके। राइट फ्रॉम आप सर्वेलेंस पकड़ लीजिए, उनको ड्रोन्स किसके लिए लगते हैं, सर्वेलेंस के लिए तो लगते हैं, Right. मैपिंग के लिए भी लगते हैं, टेरेन मैप करनी हो उसके लिए भी लगते हैं, उनको इंस्पेक्शन करना हो, पेट्रोलिंग करना हो, ये सब के लिए उनको ड्रोन्स लगते हैं। लेकिन ये सारे कैमरा बेस्ड ड्रोन्स है, ओके। कैमरा और सेंसर बेस्ड। ओके। लेकिन मान लीजिए अब मैं बात करता हूँ कॉम्बैक्ट ड्रोन्स की, तो कॉम्बैक्ट ड्रोन्स का रिक्वायरमेंट उनको बहुत ज़्यादा है अभी करंटली, क्योंकि देखिए उनका यूज़ केसेस कैसा होता है कि मान लीजिए वो एक एक्टिव कॉम्बैक्ट में है और लेट्स से एक पिलर के पीछे कोई टेररिस्ट है, ठीक है, जो वहाँ पे कवर फायर, मतलब वहाँ पे छुप के कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहा है। ओके, अब ग्रेनेड फेंके, ये फेंका, दूर गए, वो उसने डॉच कर लिया, वो भाग गया वहां से, ब्लास्ट होने के पहले, ये सब होता है। लेकिन एक ड्रोन जो है, मान लीजिए एक ड्रोन है जिसके अंदर कुछ आर्म्स एंड अम्यूनेशन अटैच्ड है, उनको पता होगा क्या है पेलोड। ड्रोन आपने आगे भेजा, पिलर के बाजू में वो ड्रोन हवर कर रहा है, ठीक है। अब गोली तो बेंड नहीं हो सकती, बट ड्रोन जो है वो आप कैमरा लगा है, ड्रोन को टर्न कर दीजिए, उस पर फेस्ड है, आपने उस पर जो भी पेलोड लगाया हुआ है, या तो ब्लास्ट होगा या तो वो चलेगा और फिर टेररिस्ट खत्म हो जाएगा। सो इसका रिक्वायरमेंट उनको बहुत ज़्यादा है कि टैक्टिकल एडवांटेज जो कहते हैं हम, इसमें ड्रोन्स की बहुत ज़रूरत है। ड्रोन रैंडमली कवर, मतलब स्प्रे फायर कर रहा है कोई ना, मान लीजिए ड्रोन में गन अटैच्ड है, वो भी आप कर सकते हैं। तो लाइक मशीन जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि ड्रोन के नीचे गन्स होती हैं और करेक्ट चल रही होती है, ऐसा हो रहा है? ये यस ये तो बिल्कुल सच है। ये जो उसमें दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में तो उसी लेवल पे चल रहा है। आप अगर छोटे लेवल पे भी आ जाएंगे कि वो इतने बड़े ड्रोन्स भी, छोटे ड्रोन्स भी, तो उस पर भी आप बेसिक गन्स अटैच कर सकते हैं, जैसे कि AK-47 वगैरह। मतलब आप नहीं, ऑफकोर्स जो कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में वो ड्रोन्स आगे जाएंगे। मान लीजिए कि वो उसका काम क्या होगा,
आर्मी को अपनी पोजीशन चेंज करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब रैंडमली क्या होता है, कोई ना कोई कवर फायर देता है, करेक्ट। Yes. अब वो रैंडमली खुद को एक पोजीशन में डालता है जहाँ पे उसको गोली लग सकती है, करेक्ट। yes. और वो कवर फायर देता है ताकि बाकी लोग, जो पूरी टीम है, वो अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सके। तो ये इस पर्सन की कुर्बानी क्यों देनी है? राइट। इसके बदले ड्रोन जो है वो जाएगा, रैंडम स्प्रे करेगा गोलियां, उन लोगों को छुपना ही पड़ेगा, तब पोजीशन चेंज हो गई। ये वन ऑफ द टैक्टिकल एडवांटेज है। आपको थोड़ा पीछे जाना है, जी। ड्रोन आ गया, रैंडम फायर कर रहा है, तब तक आप पीछे आ गए। तो ये सारी पोजीशन स्विचिंग, ऐसे टैक्टिकल एडवांटेज, ये बहुत इस सब फील्ड में बहुत ज़रूरत है कॉम्पैक्ट ड्रोन्स की। तो वहाँ पे ये ड्रोन्स वाइडली यूज़ होता है। तो सर इसमें जैसे अगर मैं बात करूं, जब हम आपके बारे में देख रहे थे तो वी सॉ के आपने भी एक ड्रोन बनाया था, उसका नाम कामेकाज़े ड्रोन था, राइट? तो उसके बारे में क्या, मतलब क्या सोचा हमने उसके बारे में? सो करेंटली कैसा है कि हम जो अभी एक ड्रोन पे काम कर रहे हैं, कामिकाज़े ड्रोन जिसको कहते हैं, बेसिकली इसका मतलब बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ओके। तो ये ड्रोन कैसा है, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, ये ड्रोन खुद ही पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। सो जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक स्मॉल एरिया में टारगेटेड ब्लास्ट करना है, ठीक है। एक पर्सन है जिसको आपको एलिमिनेट करना है। अब आप गन अटैच कर रहे हो, ये अटैच कर रहे हो, ड्रोन का साइज हो गया इतना बड़ा, क्योंकि उसको गन का पेलोड भी लेना है, गन। और अगर ड्रोन को मान लीजिए गोली लग जाती है, तो फिर उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हो जाए। और ये ड्रोन इन एंड अराउंड बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन एक कामिकाज़े ड्रोन बनाने का इफेक्ट क्या है कि ये ड्रोन जो है पूरा का पूरा, ये ड्रोन छोटा होता है। इसके अंदर आपने छोटा सा पेलोड अटैच किया है, आपने उस टेररिस्ट के बाजू में लेके गए, क्योंकि ये ड्रोन बहुत ज़्यादा स्पीड में भी होते हैं, छोटे होते हैं। इसके लिए आपने देखा रहेगा, फ्लिप्स मार सकते हैं, टर्न्स मार सकते हैं, करेक्ट। सो वो एकदम हाई स्पीड में जाएंगे और उस एनिमी के पास जाके, जैसे ही हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब जैसे कि इंडियन आर्मी, उसको ट्रिगर करेंगे, वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएंगे। जो ड्रोन है वो आपका चीप भी है, और प्लस आपका जो टारगेट था वो आपने एलिमिनेट भी कर दिया। सो इसके लिए वो ड्रोन्स पे हम काम कर रहे हैं अभी। करंटली हम TRL लेवल 5 पे है। ओके। सो अब थोड़े टाइम में वो लॉन्च होने वाला है, और हम कोलैब करेंगे इंडियन आर्मी के साथ इस ड्रोन्स को लेकर। ओके। एंड लाइक अच्छा सर, लाइक अगर ये इंडियन आर्मी तक कोई चीज़ लेके जा, मैं सिर्फ ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा, इन जनरल अगर लेट्स से कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी आर्मी को माइंड में रखते हुए उनके लिए कोई चीज़ बनती है, तो व्हाट इज़ द राइट प्रोसीजर, जैसे वो आर्मी के पास उस चीज़ को लेके, किसी को फ़ोन करके तो नहीं बोलेंगे भाई मैंने बना दिया, या इंटरनेट पे तो नहीं डालेंगे भाई मैंने बना दिया, आर्मी वाले ले लो, ऐसा तो नहीं होता होगा। करेक्ट, राइट। तो कैसे जाते हैं? सो आपका जो भी आइडिया है, ठीक है, अब वन ऑफ द मेनी वेज आप कह सकते हैं वो है कि आईडेक्स करके कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज करता है, Okay. ठीक है। तो या डिफेंस के रिलेटेड जो लोग हैं वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डाल देते हैं कि हमें इतने एंड्योरेंस का ड्रोन चाहिए, इतने टाइम का ड्रोन चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसके थ्रू कनेक्ट भी बढ़ा सकते हैं कि देखिए आप एक ड्रोन पे काम कर रहे हैं जो कुछ यूनिक है, जो इंडियन आर्मी के ही काम में आने वाला है। तो ये जाके आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये भी, और मैं इस फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। क्या आप देखिए कि आप मेरे साथ, मतलब क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ इस फील्ड पे? अभी इसमें क्या होता है, ड्रोन्स आप बना सकते हैं, आर्म्स एंड अम्यूनेशंस जो है वो आप नहीं बना सकते। वो आप नहीं कर सकते, ना आप इंटीग्रेट कर सकते बिना उनकी परमिशन के। तो ये सब चीज़ों के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है। ओके। तो आपको जाके उनको ही अप्रोच करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि मुझे टेस्टिंग करना है आर्म्स एंड अम्यूनेशंस का, तो क्या मैं साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं? मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और सी इंडियन आर्मी आपको कभी ना नहीं बोलेगी। क्यों? पहले आप लेजिट होने चाहिए, राइट? आप एस्टैब्लिश्ड हो, आपके पास वैलिड कंपनी है आपकी, और आप वैलिड काम कर रहे हो, फैसिलिटी है, सब कुछ है, ओके। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो आप उनके साथ जब आप अग्रीमेंट में आओगे तो आप एक अग्रीमेंट साइन करोगे कि आप जो ट्रेडेड सीक्रेट्स रहते हैं वो नहीं बताएंगे। तो वो सब तो आपको करना ही है। उसके बाद में वो आपको वेलकम ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए अभी करंटली एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो पता है, वो हम सबको जो पता है वो है DRDO, करेक्ट? यस। अब एक DRDO जो है वो भी आउटसोर्स करते हैं चीज़ें, तो उनको भी चाहिए कि दूसरे कंपनीज जो है वो उनकी हेल्प करें ये सब फील्ड में। ओके। तो वो कभी ना नहीं बोलेगी कि नहीं आपका आइडिया जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आप उनके पास आइडिया लेके जाइए, वो आपको कहेगी कि नहीं इसमें चेंजेस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए इसको, फिर आपको करके उनके साथ कोलैबोरेट करना है। सो ये वन ऑफ द वे है। दूसरा वे है आप
आपने ड्रोन्स बनाए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, करेक्ट? आप उसमें तो पार्ट ले लिया, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ड्रोन को शोकेस करते हैं, ओके ठीक है? ड्रोन एक्सपोज होते हैं, एरियल एक्सपोज होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जाके डिफेंस एक्सपो होते हैं, डेफ एक्सपो होता है जो गुजरात में अभी लास्ट ईयर हुआ था, और अभी करंटली यहाँ पे दिल्ली में ही होने वाला है ड्रोन एक्सपो। तो ये अभी करंटली दिल्ली में ही होने वाला है, ओके हाँ, द्वारका में 26 to 28 सितंबर को। ये आप इसमें आप आपका स्टॉल ले सकते हैं वहाँ पे, और आपका जो भी ड्रोन्स है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, ड्रोन आपका रेडी है, आपको वहाँ पे फ्लाई नहीं करना है, ये डिफेंस एक्सपो है, करेक्ट? यस तो आप ये डिफेंस एक्सपो है तो डिफेंस के पर्सन भी आएंगे, ये एक्चुअल में जो इसका टाइटल है वो ड्रोन एक्सपो है, तो आप डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप पे शोकेस कर सकते हैं क्योंकि आप ड्रोन फील्ड में है। तो एग्जैक्टली वहाँ पे जाके आप स्टॉल लगेंगे। ड्रोन एक्सपो में यूजुअली आर्मी के बहुत सारे लोग आते हैं ओके जो हर स्टॉल को अच्छे से देखते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स कौन से ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, अपकमिंग एप्लीकेशंस उन्होंने क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कनेक्ट बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास लोग रहेंगे, आपको इंडियन आर्मी जो अभी आपके पास आएगी, आप उनको अच्छे से ड्रोन आपका एक्सप्लेन कीजिए कि क्या काम करते हैं, और बाद में एक मीटिंग के लिए उनको बोलिए कि हम इस ड्रोन पे काम कर रहे हैं, हमको आपसे मीटिंग करनी है और हम आपको कैसे इसके आगे लेके जा सकते हैं, वो आपको गाइड करेगी इंडियन आर्मी फिर वहाँ पे। तो ये दूसरा वे है। फिर बहुत सारे वे है, जेम पोर्टल करके भी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। मार्केट में अगर एंटर करना हो तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है करना, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में आप टैकल कर सकते हैं आगे के प्रॉब्लम्स। सर आपने अभी बोला कि मतलब इंडियन स्टार्टअप्स के लिए मार्केट में घुसना मुश्किल नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि कोई भी स्टार्टअप इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट, ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं, वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास 0 पैसे है, आपको एकदम स्क्रैच से चालू करना है। एक होता है बूटस्ट्रैपिंग जहाँ पे आप खुद से थोड़े पैसे डालते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास वो भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आइडिया है, सो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर सिमुलेशन तो कर ही सकते हैं, करेक्ट? आपने उतना लेवल का कर दिया, इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रांट्स प्रमोट कर रहे हैं ओके फॉर ड्रोन्स, सिर्फ फॉर ड्रोन्स ही नहीं, आपका जो भी स्टार्टअप है, ओके ठीक है, जैसे कि आप कहते निधि प्रयास जी फिर हो गया आपका स्टार्टअप इंडिया जी फिर आपका हो गया टाइड करके एक जी है। जी ऐसे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेती है 1 करोड़ रुपए, जी 1 करोड़ रुपए ऐसे इंस्टीट्यूट्स को एक एक बांट देती है, जी एक करोड़ सबको देती है और उनको कहती है कि आप 10 अलग अलग स्टार्टअप्स को या 5 अलग अलग स्टार्टअप्स को जो भी है जी उस हिसाब से आप उनको ये पैसे दीजिए। जी वो इंक्यूबेशन सेंटर्स जी या तो आपका कॉलेज हो सकता है या तो एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, वो क्या करेंगे, जी आपके जो स्टार्टअप आइडिया है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि फ्यूचर में इसका कुछ मार्केट होगा कि नहीं, आपका आइडिया अच्छा आइडिया है कि नहीं, वैलिडेट है कि नहीं। फिर वो आपको, अगर ये सारे लेवल्स आपने पार कर दिए, आपको पीपीटी बना के दिखाना होगा जिसको हम कहते हैं पिच डेक। पिच डेक कहते हैं, Yes. तो वो पिच डेक आप उसको प्रेजेंट करेंगे उनको, और वो जब पिच डेक आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको ग्रांट मिलेगी। अब ये ग्रांट राइट फ्रॉम 2 लाख रुपीज टू 20 लाख टू 50 लाख तक भी जाती है, स्टार्टिंग अमाउंट, ओके ठीक है। अगर आप मेडिकल ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो बिग ग्रांट करके होती है, बायरैक की जो होती है ओके वो भी आपको मिलती है। ओके सो ये सब ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि आप, ये लोन नहीं है, ये डेट नहीं है, आपको रिटर्न नहीं करना है, या आपको आपकी पूरी नॉलेज से इस पे काम करना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन फॉर एनी रीजन ये सक्सेसफुल नहीं होता है, सो आपको इस बात का इतना टेंशन नहीं है कि आपको ये पैसे पूरे लौटाने हैं, ओके ठीक है, या क्योंकि ये ग्रांट है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको इंक्यूबेट करेंगे और आपके कंटिन्यूसली प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और धीरे 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 करके आपके अकाउंट में वो पैसे डालते रहेंगे, ओके और आप उसको प्योरली आपके इनोवेशन के लिए यूज करेंगे और एक आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। सो गवर्नमेंट ये सारी चीजें बहुत प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप ऐसे है कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस जर्नी को इन एंड अराउंड 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी लग सकते हैं पैसे आने तक, ओके क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 2-3 ग्रांट रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका आइडिया इतना अच्छा नहीं रहेगा, आपने थोड़े चेंजेस किए, उसको बेटर बनाया, पिच डेक को बेटर बनाया, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसको बेटर बनाया, इवेंचुअली आपको मिलेगा ही जरूर। और फिर ग्रांट मिल गया, अब ग्रांट मिल गया तो आप बेसिकली एक प्रोटोटाइप लेवल तक तो उसको लेके जा ही सकते हैं, प्रोडक्ट लेवल तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। पर मान लीजिए प्रोटोटाइप लेवल तक लेके गए, अब आपके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप है। ये ड्रोन, मान लीजिए ड्रोन फील्ड में काम करते हैं, ये ड्रोन उड़ता है, ठीक है।
अब आप बोले इसको मार्केटिंग करना है, कनेक्ट्स बनाने हैं मुझे, इसको और इम्प्रूव करना आगे, तो इन्वेस्टर्स फिर आप में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने एक रेडी प्रोटोटाइप उनकी आंखों के सामने दिखा दिया। फिर आप उनसे पैसे ले सकते हैं इक्विटी बेसिस पे, डेट बेसिस पे। इक्विटी शेयरिंग बेसिस पे वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने शार्क टैंक वगैरह तो देखा ही होगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको फिर नेक्स्ट जो है ग्रांट मिलती है, ग्रांट नहीं, नेक्स्ट पैसे मिलते हैं आपके, जो अगला इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं। जैसे कि इसको फंडिंग में कहते हैं, हाँ, आप ग्रांट हो गया, सीड फंडिंग कहते हैं, एंजल इन्वेस्टिंग तो आपका हो गया, सीड फंडिंग कहते हैं इसको। फिर आपको सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, वैसे आप धीरे 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 पैसे रेज करेंगे। वो आप पे नहीं करने तो नहीं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे पैसे रेज करोगे, लेकिन एंट्री आपको ग्रांट के थ्रू इजीली मिल जाती है। ओके, तो एंट्री बैरियर तो ऐसा नहीं है कि नहीं कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है, तो आपको इस बारे में इशू करने की जरूरत नहीं है, ग्रांट्स है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। बट सर आजकल जैसे आइडिएशन स्टेज पे भी बहुत लोग स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ आइडिएशन पे भी उठा रहे हैं अच्छे पैसे। ये भी एक मतलब मार्केट है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, ये सब ऐसे वर्ड्स हो गए हैं जो आज की डेट पे बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं, और इस मार्केट में लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। लेट्स से कि अगर मैं बात करता हूँ टॉप जो कि इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, यानी कि लेट्स से कोई अमीर आदमी है और उस अमीर आदमी ने बोला ब्रो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मुझे इन्वेस्ट करना है। उसने बोला कि मुझे इस फील्ड में इन्वेस्ट करने और इस फील्ड में इन्वेस्ट करने हैं। अब वो एक उसके पास जाएगा कंपनी के पास और वो बोलेगा कि मुझे इन दोनों फील्ड्स में अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स ला के दो। तो 1 करोड़ का वो हैंडल करेंगे कि 1 करोड़ रुपए कैसे देने हैं, किसको देने हैं और कहाँ देने हैं। उसको बस इतना है कि उसने 1 करोड़ रुपए उनको दे दिए कि तुम्हें इन्वेस्ट करना है और तुम्हें मुझे लाके रिटर्न देना है। तो होगा ये कि अगर वो 1 करोड़ में से लेट्स से कि 8 स्टार्टअप्स में भी चले गए, तो अगर उसमें से एक भी कुछ ग्रो कर जाता है तो उसके वो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे वापस। ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल मैथ्स है। इनको कहते हैं HNIs, Okay. हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। यस यस यस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे कि आपने कहा कि एक कंपनी के पास जाएगी, कहेगी कि भाई मेरे पास पैसे है, तो सब लोग अपने इन्वेस्टमेंट का, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। 50% आपने सेफ इन्वेस्ट कर दिया, 20% आपने मान लीजिए कि इक्विटी में डाल दिया है, बट कोई ना कोई ऐसा जरूर रखता है 20-30%, 10%, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में। यस। तो ये जो आपका मान लीजिए वो 10% आपका 1 करोड़ रुपया है, तो आपने 1 करोड़ लेके गए एक कंपनी के पास और आप कहेंगे 1 करोड़ मुझे अलग अलग स्टार्टअप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पैसे, और उसमें से जो स्टार्टअप चलेगा वो उसके थ्रू मैं कमाऊंगा। बट आपका काम है कि आप जाके एक अच्छा स्टार्टअप आइडेंटिफाई करो। ये और कोई नहीं, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स ही है। ओके। तो यही जाके अलग अलग स्टार्टअप्स के पास जाएंगे, उनका पिच डेक रीड करेंगे, देखेंगे कि कौन से हैं स्टार्टअप्स जो आगे जाके अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देंगे, फिर उनमें इन्वेस्ट करेंगे ये पैसे, और उनको प्रोग्रेस चेक सारे चीज़ें मॉनिटर भी करेंगे। तो ये सब काम एक इंक्यूबेशन सेंटर का ही होता है। फिर वही चीज़ हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ ग्रांट आपको स्टार्टिंग में शायद से आपकी इक्विटी शेयर करनी पड़ेगी। तो आपने 20% 30% जो भी इक्विटी है आप वो मांगेंगे और आपको देनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके। एंड सर अगर मैं हम इतनी ग्रांट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट मिली है और क्या हमने तक रेज करा है? सो करेंटली स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तभी बूटस्ट्रैप ही था, और उसी के थ्रू मैंने मेरे कोर्सेज जो है मार्केट में लॉन्च किए थे। ओके। जैसे कि हमारी कंपनी जो है स्काईफोर्स इनोवेशंस, वो राइट फ्रॉम 7th-8th स्टैंडर्ड से बच्चों से लेकर प्रोफेशनल्स तक सबको ड्रोन एजुकेशन देती है। किसी भी फील्ड में ड्रोन बनाने से लेकर एरियल सिनेमेटोग्राफी से लेकर मैपिंग, इंस्पेक्शन, सारी चीज़ें सिखाती है। तो ये जो जर्नी थी ये तो बूटस्ट्रैप पे हो गई, लेकिन हमें इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन्स बनाने थे। तो इसके लिए जो है प्रोडक्शन में सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आपको इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। ठीक है, राइट। क्योंकि वो एक बिजनेस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जाते हैं तो आपको जनरली आपके जेब से नहीं तो स्टार्टिंग में 2-3 लाख तो डालने पड़ेंगे। ओके। फिर आगे जाके आपको और 10-20 लाख का रिक्वायरमेंट आएगा। अच्छा। तो आपको इतने पैसे रेस करने पड़ेंगे, या अभी आप ये बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, या तो ग्रांट। मैंने ग्रांट ली थी। ओके। सो मैंने वैसे ही जो पिच डेक वगैरह बनाने की जर्नी है ये मैंने पूरी कंप्लीट की थी। जी। और मैंने भी स्टार्टिंग में 2-3 ग्रांट्स मेरे भी रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा प्रेजेंटेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, मैं क्या आइडिया कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो इतना क्लियर नहीं है। जी। तो वो धीरे 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 करके आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाओगे,
जो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उनको बताइए कि आपका पिच डेक कैसा है, वो लोग थोड़ी आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद से यूट्यूब करेंगे, गूगल करेंगे, धीरे धीरे पिच डेक इंप्रूव करके आप क्योंकि आप जब पिच डेक इंप्रूव करते हैं ना, तभी आपको भी क्लियर आइडिया आता है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको इस फील्ड में करना क्या है। वो एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर जाके आप वहाँ पे ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट। और अब आप जब ये पिच डेक सबमिट करेंगे तो मुझे जो है वो निधि प्रयास का ग्रांट है, ओके। वो मुझे लगा था। तो अब मेरी कंपनी करंटली उसी ग्रांट के पैसे से प्रोटोटाइप बना चुकी है। ओके, अंडरस्टूड। और अब मैं और फंड रेज करूँ आगे जाके रिगार्डिंग जब मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, कि अब मुझे इसको मार्केट में लॉन्च करना है। मार्केट मतलब डिफेंस मार्केट, या यस नॉट फॉर द सिविलियंस। यस। सो वहाँ पे मुझे ये लॉन्च करना है, तो उसके लिए फिर और फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं तभी वापस से फंड रेज करूँगा। जी सर। अच्छा, इसमें ना सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी आपके बात करने में, दैट इज मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको आर्मी के साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा मुझे फील हो रहा है आपकी बातों से, तो मतलब कुछ रहा है सच में ऐसा? सो बेसिकली मैं आर्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, ओके। लेकिन ये ड्रोन बनाने के लिए जो मेरा आइडिया था, मैंने काफ़ी सारी मीटिंग सेट की थी। जो कामाकाजी ड्रोन है, जो मेरा आइडिया है, उसके रिगार्डिंग मैंने मीटिंग सेट की थी। और ये मीटिंग्स के दौरान मुझे वहाँ पे कश्मीर भी बुलाया गया था। तो वहाँ पे जाके मैंने जब उनके साथ मैं एक दिन रहा था, तो दैट चेंज माई एंटायर पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी, टू द आर्मी पर्सनल। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन। सेकेंडली, जो उनका रहना था, जहाँ पे मैं रूम में रहा था, वहाँ पे बेसिकली पाइप्स पूरे जाम हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे मैं गया था दिसंबर में, ठीक है, और वो बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, तो पूरे पाइप्स जाम हो गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने गर्म पानी लाके मुझे दिया था, ठीक है, नहाने के लिए। अब मैंने सोचा एक दिन नहीं नहाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं इतने ठंड में ये पानी मेरे शरीर पे नहीं डाल सकता, क्योंकि वो गर्म रहा था सिर्फ मान लीजिए 1-2 मिनट के लिए। अच्छा। उसके बाद में वो ठंडा हो गया था, उतनी ठंड थी वहाँ पे। उस ठंड में वो लोग वहाँ पे 3-3, 4-4 महीने कंटिन्यूसली रहते हैं। ये तो पहली चीज़ मैंने नोटिस की। सुबह को जब मैं उठा, मैंने वो पानी देखा, बर्फ का लेयर जम गया था। मुझे पानी चाहिए था ब्रश वगैरह करने के लिए, तो मुझे वो बर्फ का लेयर तोड़ना पड़ा पहले। वो उसी बर्फ वाले पानी से वहाँ पे बाकी के सारे काम करते हैं, बर्तन मारने से लेकर जो भी उनको ही सब करना पड़ता है, वो सारे काम करते हैं वहाँ पे उसी पानी से, जहाँ पे मैं हाथ भी नहीं डाल पा रहा था। तो पहले तो पता चल जाता है कि किस मिट्टी के वो बने हुए हैं। जी। अब दूसरी बात करेंगे कि इंटरेक्शन जब मैंने की थी, तो एक पैरा का बंदा, जी। मेरे मतलब आर्मी ऑफिसर, एक पैरा का, मेरे साथ कंटिन्यूसली था इंटरेक्शन। ओके। अब वो पहले तो एकदम डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट बात करने के तरीके से, वो पूरे दिन हमारे साथ था। जो भी मुझे जानना था सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैं तो सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके गया था वहाँ पे, ठीक है, लंच टाइम हो गया था, उन्होंने सुबह खाया था नहीं खाया था, वो वहाँ पे फील्ड पे थे, वो आए हमारे साथ। अब खाने का टाइम था, वो मेरे आगे खड़े थे, ठीक है, और वो राजमा और चावल था वहाँ पे खाने के लिए। जी। तो जो बंदा सर्व कर रहा था, उन्होंने ऐसे ऐसे समेटा और एक लास्ट स्कूप डाला उसके अंदर, और उन्होंने जैसे ये देखा कि लास्ट था, अब खत्म हो गया है, मैं और बाकी के लोग बचे हुए, सबसे पहले उन्होंने अपना प्लेट घुमाया और बोला कि ये ले लीजिए, नहीं आप खाइए, कुछ भी करके आप खाइए। मैंने कहा सर देखिए, मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं तो जा रहा हूँ होटल, मैं वहाँ पे पेट भर के खाऊंगा, आप सर यहाँ पे प्लीज़ आप खाइए। वो बोले कि नहीं। तो उनको पता भी नहीं कि शाम का खाने का क्या सीन है, अभी वो वापस उनको फील्ड पे जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, अभी उनके हाथ में खाना, फिर भी नहीं, उनको पहले ये चाहिए कि नहीं, पहले जो आया है उनको खिलाओ, पहले जो आया है उनको सर्व करो। तो वो देख के ना माइंड पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होता था। और जहाँ पे उनकी जितनी इंटरेक्शन हुई थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो लोग कैसे रहते हैं, अगर उनको कहीं पे कुछ काम आ गया तो उनको जाना पड़ता है पेट्रोलिंग के लिए जंगलों में, तो वहाँ पे 2-2, 3-3 वीक उनके चले जाते हैं। वो बस एक बर्तन लेके जाते हैं जहाँ पे वो खाना वाना बनाते हैं वहाँ का, और बस वहाँ पे ही रहते हैं उनका। तो उनसे बात करके ना आपको एक चीज़ पता चलेगी, आपके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। वो प्रॉब्लम्स नहीं है। अब बात मान लीजिए कि वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं है, उनसे बात करके देखिए, उनको आपको पता चलेगा प्रॉब्लम्स होते क्या है, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फिर आपको कोई दूसरा पर्सन आके आपके उनके जो प्रॉब्लम सुनाएगा ना, आप बोलेंगे यार प्लीज़ मत, फिर आप परेशान हो जाओगे। अगर एक बार उनके साथ एक दिन बिता के देखिए, आपको पता चलेगा। ओके। तो यार आइडिया आता है कि अब अगर ऐसे लोगों की जान ना बचाए अब, जी। तो किसकी? तभी जाके वो कामिकाज़े ड्रोन का आइडिया आया था
कि ऐसे ही ड्रोन्स अगर एक की भी जान बचा लेंगे ना, तो फिर मैं समझूंगा कि जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके लिए मेरा जो आइडिया था वो उसके ऊपर ज़्यादा इंक्लाइन था कि कुछ भी करके उस फील्ड में काम करना है। अमेजिंग। इसमें सर मतलब बिल्कुल देखिए, आर्मी की तो देखिए जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जस्ट द डिसिप्लिन, द डेडिकेशन, देश प्रेम के साथ वो लोग काम करते हैं, वो हम और हम नहीं कर सकते उतना। एंड ये बात सही है कि अगर आपके ड्रोन या जो भी आपका आइडिया है उसकी वजह से अगर आर्मी की हेल्प हो सकती है, या जो आर्मी में जो लोग हैं, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, राइट। सर नेक्स्ट चीज़ जो मैं चाहता हूँ उस पर हम बात करें, दैट इज़ ड्रोन से लोगों की सेफ्टी पे एक सवाल उठता है कि कितना सेफ है आम जनता के लिए। लेट्स से कल को ड्रोन्स उड़ रहे हैं, कोई लेट्स से अगर ड्रोन्स हैक हो गए, तो बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ हैक हो गए तो क्या होगा, मतलब इस टाइप की चीज़ें भी होती, मतलब हो सकती हैं ऐसा। तो कितने ड्रोन्स सेफ हैं इन अपकमिंग फ्यूचर? अभी तो चलिए बहुत ज़्यादा है ही नहीं, बट कल को अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, इसमें दो चीज़ है। पहले ड्रोन्स की सेफ्टी, और एक है इंडिया में जो ड्रोन रूल्स है वो। ओके। तो लोगों को ये इंडिया के ड्रोन रूल्स जो है वो ही नहीं पता। ये रूल्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ऑप्टिमल सेफ्टी उससे मिल जाए, बट वो पता होने ज़रूरी है। ओके। जैसे कि सबसे पहली बात तो आप ड्रोन्स उड़ा ही नहीं सकते हैं एक 250 ग्राम्स का ड्रोन या फिर 2 kg का ड्रोन फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस आप उड़ा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा का ड्रोन जो है, ये कैटेगरीज होती है ड्रोन्स में, क्लासिफिकेशंस कहते हैं उसको, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो नैनो और माइक्रो तक ठीक है, लेकिन स्मॉल, मीडियम, लार्ज वाले जो ड्रोन्स हैं वो आप उड़ा ही नहीं सकते हैं बिना पायलट लाइसेंस के। ओके। तो सबसे पहले तो आपको पायलट लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप उतने ट्रेन होने चाहिए कि आप वो ड्रोन्स उड़ा सके, ये सबसे पहला। दूसरा, आप कहीं पे भी ड्रोन्स उड़ा ही नहीं सकते हैं। गूगल पे जाके डिजिटल स्काई करके एक वेबसाइट है, उस पर एयर स्पेस मैप करके चेक कीजिए और देखिए कि आप रेड जोन में है, येलो जोन में या ग्रीन जोन में। आप रेड और येलो जोन में ड्रोन्स उड़ा ही नहीं सकते, आप सिर्फ ग्रीन जोन में ड्रोन्स उड़ा सकते हैं। तो मुंबई देखा जाए तो कंप्लीटली रेड जोन के अंदर आता है, तो पूरे मुंबई में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। यस, दैट्स राइट। तो सबसे पहले तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड जो मतलब जो शादियों में यूज होते हैं, फिर वो वाले कौन से ड्रोन्स होते हैं? सो वो जो आप मान लीजिए कि शादियों में जो ड्रोन्स यूज हो रहे हैं वो या तो नैनो कैटेगरी में आते हैं या तो माइक्रो में आते हैं। लेकिन जो शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, राजस्थान में कहीं पे गए आप, बाहर कहीं पे और कहीं पे गए और ओपन स्पेस है, वहां पे आप ड्रोन्स का देखेंगे ज्यादा करके यूज होता है क्योंकि वहां पे अलाउड है। राजस्थान में? यस, क्योंकि वो ग्रीन जोन के अंडर आता है। Okay, आप ग्रीन जोन के अंडर आता है, प्लस आपके पास आपका रिमोट पायलट लाइसेंस है, तो वो सब वैलिड चीज़ है जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक रेड जोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं है। आप कर सकते हैं रेड जोन में, अगर आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। येलो जोन में कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए उस नहीं, वहां पे जिसने वो जोन डाला है उसका परमिशन लगेगा। मान लीजिए एयरपोर्ट के पास उड़ा रहे हैं, पहली बात तो उड़ा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्टिविटी करनी है फॉर गवर्नमेंट, जी, क्योंकि गवर्नमेंट का ही वो टास्क है जी, तो फिर आपको एटीसी का परमिशन लगेगा। ओके। सो ऐसे परमिशंस है जी। जो आपको लेने पड़ेगी अगर आप उन जोन्स में उड़ा रहे। तो ग्रीन जोन में आप उड़ा सकते हैं आपका ड्रोन। दूसरा चीज, आपका ड्रोन होना चाहिए टाइप सर्टिफाइड। अच्छा, ये मतलब क्या होता है? जी। आपका जो मोबाइल है आपने बाय किया है, जी। किसी के पास आईफोन है, तो आईफोन वाली कंपनी ने इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले 100 तरह के सर्टिफिकेट्स लिए रहेंगे कि ये ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, इसकी बैटरी सेफ है, ये इतना रेडिएशन एमिट नहीं करता है। सो ऐसे सारे परमिशंस और ऐसे सारे सर्टिफिकेट्स भी एक ड्रोन कंपनी को लेने पड़ते हैं। उसको कहते हैं टाइप सर्टिफिकेशन, Okay. कि ये ड्रोन अब इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से उड़ने के लिए सूटेबल है, सेफ है, जी, ये ड्रोन उड़ सकता है। तो ये टाइप सर्टिफिकेट लेने के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो एक कंपनी आएगी, आपका ड्रोन लेके जाएगी, इस पे हजारों टाइप के टेस्ट हो गए, फिर जाके वो सर्टिफिकेट देगी कि ओके ये इंडिया में आप उड़ा सकते हैं। तब जाके आप उसके रिगार्डिंग आप उसको बेच सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आज मैंने ड्रोन बना दिया, कल मैं मार्केट में बेच दूंगा, नहीं। ये टाइप सर्टिफिकेशन प्रोसेस थ्रू आपको जाना पड़ता है। राइट। तो इंडिया में जो टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स है, दे आर सेफ टू फ्लाई बेसिकली, ओके, बिकॉज डीजीसी हैज अप्रूव्ड जी, कि हाँ आप ड्रोन ये बेच सकते हैं मार्केट में। ओके, अंडरस्टूड। ये चौथी चीज जो है वो है इंश्योरेंस। आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी लेना है आपके ड्रोन के लिए। जैसे इसमें से नैनो ड्रोन एग्जेम्प्टेड है, ओके,
और जो मैंने टाइप सर्टिफिकेशन कहा उसमें से भी आपका जो नैनो ड्रोन है और एक कहते हैं मॉडल ड्रोन, मतलब क्या होता है आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं पर 25 kg से कम है, ये भी एग्जम्प्टेड है। ओके लेकिन बाकी सारे ड्रोन्स को आपका टाइप सर्टिफिकेशन, आपका इंश्योरेंस, आपका रिमोट पायलट लाइसेंस और ग्रीन जोन तो सबको कंपलसरी है हर एक टाइप के ड्रोन को, ये होना ज़रूरी है। आप अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप ऑलरेडी आधे से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स फॉलो कर रहे हैं। ओके तो ये जानना लोगों के लिए ज़रूरी है कि ड्रोन रूल्स क्या होते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर आप आ जाइए ड्रोन्स पे। आप कहेंगे कि ये सारा हो जाने के बाद भी तो पॉसिबिलिटी है कि ड्रोन खराब हो जाए, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल मशीन ही। मशीन। तो हम क्या बेसिकली कर रहे हैं कि जो ड्रोन्स है उसके अंदर पहला एम है पैराशूट अटैच करना। जैसे ही फॉल डिटेक्ट होता है पैराशूट खुल जाना चाहिए, ओके ठीक है, और फिर वो आके सॉफ्ट लैंड होगा। ओके ऐसे नहीं कि किसी के सिर पे गिर गया। जी। अब आप कहेंगे कि सॉफ्ट लैंड हो गया फिर भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आप क्या चाहेंगे? आप अगर बाइक चला रहे हैं आपके सिर पे धड़ाम करके ड्रोन गिरे कि आपके सामने आराम से गिरे कि आपको टाइम मिले? सी कोई ना कोई तो ड्रोन यूज करने ही वाला है, जी। तो माइट एज वेल यूज सेफ्टी फीचर्स। तो ये सेफ्टी फीचर्स है, ठीक है, जो इम्प्लॉय हो सकते। जब तक आपके ड्रोन के जो मोटर्स है, जो एक्चुअल में ड्रोन के स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली रिलायबल नहीं बन जाते, जब जैसे कि आजकल के एरोप्लेन्स है, तब तक आप उसमें ये सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि पैराशूट लगा दिया, उसको नॉन हैकेबल बना रहे हैं, आपको वो आप जो आपने जो कहा कि हैक हो रहे, वो एक वॉर चलते ही रहता है। ओके हैकर्स कुछ नया निकालेंगे, डिफेंडर्स कुछ नया निकालेंगे, जी। एक नया फायरवॉल खड़ा करेंगे, ये उनको तोड़ने का ट्राई करेंगे, वो एक नया खड़ा करेंगे। तो ये वॉर तो एनक्रिप्शन वॉर तो चलते ही रहता है, ठीक है। तो ये फीचर तो आपको रखना ही है कि एनक्रिप्टेड आपका ड्रोन हो कि कोई और हैक ना कर सके। बाकी जो एक्चुअल में सेफ्टी फीचर्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो वो पैराशूट वगैरह, आधे आप ड्रोन रूल्स फॉलो कर दीजिए, आप सेफ्टी ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके, दैट्स अमेजिंग। एंड ठीक है सर, अगर मतलब चलिए हमने सब सेफ्टी भी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ जो बहुत बेसिक इसमें निकल के आती है डायरेक्टर्स के लिप्स से कि कल को अगर फॉर एग्जांपल जोमैटो कहता है कि हम आज से हम ड्रोन यूज़ करने वाले हैं फॉर आवर फूड डिलीवरी मार्केट, तो उस केस में कोई उस ड्रोन पे पत्थर मार के खाना कैसे नहीं छीन सकता? बराबर है। ये देखिए, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है जी। कि ड्रोन स्टार्टिंग में जब आएंगे तो लोग उसको मिसयूज जरूर करना चाहेंगे। उसको पहली बात तो बच्चे पत्थर मार सकते हैं, कोई चोरी करके लेके जाएगा, आई एग्री। लेकिन आपको पता है जब स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था तो जगह जगह पे डस्टबिन लगाए गए थे बाहर। पहले स्ट्रीट पे इतने डस्टबिन नहीं थे जी। लेकिन बाद में लगाए गए। स्टार्टिंग के 3-4 महीने में पता है आपको क्या हुआ था? वो सारे डस्टबिन चोरी हो गए थे और लोगों के घर के बाहर थे। अच्छा, मतलब ठीक है, जो पब्लिक डस्टबिन थे वो सारे चोरी हो गए थे और लोगों के घर के बाहर थे। जी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या वो रुक गए? नहीं, उन्होंने क्या किया, और डस्टबिन मैन्युफैक्चर करो। जी। फिर वो लोगों ने और डस्टबिन मैन्युफैक्चर किए, वापस वहां पे रखे। आज क्या हो रहा है? आज आप डस्टबिन देख रहे हैं रोड पे, कोई उसको हाथ लगा रहा है, यूज कर रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की आपने मेंटालिटी चेंज कर दी। जो ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, जो अबंडेंस में अवेलेबल है, आपको कभी भी वो मन नहीं करेगा कि मैं उसको छीनूं, वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। सो एक बार आप ड्रोन्स भी स्टार्टिंग में होगा ये चीज, चोरी हो गए, पत्थर मार के घिरा दिए जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन बंद नहीं करना है आपको, काम बंद नहीं करना, आप काम चालू रखिए। एक बार जैसे ही लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि ये ड्रोन आपके यूज के लिए ही बने गए हैं, आपको ही फायदा होने वाला है, तब जाके वो ड्रोन्स जो है वैसे फंक्शन करने लगेंगे और फिर कोई पत्थर वगैरह नहीं मारेगा। स्टार्टिंग में जब नया चेंज आता है ना तो हमेशा मुश्किल होता ही है जी। उसके बाद से वापस से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ये प्रोसेस। तो बस खाली वेट आउट करना है, ये एक फेज है, ये भी जाएगा। ओके, नहीं सर बिल्कुल मतलब सही कह रहे हैं आप कि जैसे जैसे कोई चीज़ कॉमन हो जाएगी और उसके बाद लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जब चीज़ों को, तो उसके बाद वो इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे अपनी, ये बात सच है। सर एक चीज़ और निकल के आती है, दैट इज़ मतलब अगर मैं बोलूँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर किसी को नहीं पता रूल्स के बारे में, रूल्स के बारे में नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा जोन रेड है, कौन सा ग्रीन है और कौन सा क्या है, क्या रूल्स हैं, उसके पास तो लाइसेंस भी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता होगी। तो उस केस में अगर कोई इग्नोरेंस में वो काम कर देता है कि रेड जोन में ड्रोन उड़ा दिया या लेट्स से कुछ ऐसा, तो उस केस में उसके साथ क्या हो सकता है? सो ये जो इग्नोरेंस वाला पार्ट है ना जी, ये बेसिकली कैसा होता है कि एक जो चाइल्ड होता है वो होता है क्यूरियस। ओके, उसको वो ड्रोन बनाना है जी, और उसको फ्लाई करना है, वो उसके इन एंड अराउंड क्या रिप्रिकॉशंस होगी वो देखता नहीं है। ओके, सो इसके लिए जब भी हम हमारे कोर्सेज में भी ड्रोन्स बनाना सिखाते हैं, हम सबसे पहला चैप्टर जो इंक्लूड करते हैं वो है ड्रोन रूल्स। ओके,
सो अब आपको जब ड्रोन रूल्स पता है तब आप रिस्पॉन्सिबल हो। मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, आपने डायरेक्टली बनाया, चालू कर दिया उसको और आप उसको उड़ा रहे हैं, आप रेड जोन में पहुंच गए। तो रेड जोन में पहुंचने के बाद ये कैसी बात हो जाती है पता है, आप बिना लाइसेंस के बाइक ड्राइव या कार ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ इशू नहीं आया, आप गिरे नहीं, आप घर तक आ गए, ओके। ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपको एक पुलिस वाला पकड़ नहीं लेता, बराबर। पकड़े गए तो फाइन है। यहाँ पे भी अगर आप पकड़े गए तो इन एंड अराउंड आपको 2 लाख रुपीस का फाइन होता है। 2 लाख रुपीस का फाइन होता है? तो ये फाइन होता है आपको जो भरना पड़ता है। और बाकी जो भी नेक्स्ट रूल रहेगा कि मान लीजिए कि आपको कुछ सर्व करना है, तो ये मतलब उसमें आपको वो लोग ही बताएंगे। 2 लाख का फाइन तो है, उसमें से कितना कम करवा सकते हैं वो आप पे रहेगा, लेकिन ऑफिशियल फाइन 2 लाख रुपीस का है। और उसके बाद में जो भी दूसरा सज़ा रहेगी आपको, वो फिर वो लोग बताएंगे। सो इसके लिए ड्रोन रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कवर करना। तो ड्रोन बनाने के पहले लोगों को ड्रोन रूल्स कवर करने चाहिए। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि ड्रोन्स का मार्केट या फ्यूचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ड्रोन्स का फ्यूचर, अब तो इंडस्ट्री को काफ़ी साल हो चुके हैं। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब ड्रोन देखा था, डैट वाज इन 2009, एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें ड्रोन देखा था। और बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट टाइम उसमें ड्रोन देखा होगा कि कुछ ऐसा भी, वही छोटी सी चीज़ उड़ रही है, राइट, और वो किसी कोई कॉलेज का बच्चा बना रहा था। तो वो 2009 की बात है, अब 2024 चल रहा है, कितने साल हो चुके हैं उस बात को। तो इंडस्ट्री तब से और अब तक है, एग्जिस्ट कर रही है और ग्रो हुई है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। बट मास ऑडियंस तक अभी ये नहीं, ऐसा नहीं आया कि मासेस के पास ये चीज़ आ गई। तो अब अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जैसा हमने सोचा था, जैसा आपने बताया भी था कि फ्यूचर मतलब प्रेडिक्शन इसके लिए काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, ये जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स का, ये फ्यूचर नहीं रहा, ठीक है। Okay. ये आने वाले, हम अभी 10 साल की बात कर रहे हैं या 5 साल की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अभी अपकमिंग इंडस्ट्री आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब एग्रीकल्चर ड्रोन से लेकर सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन मार्केट कैसा देखेगा पता है आपको? देखिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए कि डेवलप हो गया है, ठीक है। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग टू बिल्डिंग वायर्स नहीं जा रहे हैं। आपको अभी पता है कि सारी की सारी चीज़ें सैटकॉम से हो रही है, सैटेलाइट से आपका इंटरनेट आ गया घर पे, ठीक है। वायर सारे क्लियर हो गए, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए आपके, ठीक है। अब आपका एयर स्पेस क्लियर है, तो आपका फ्यूचर आपका कैसे दिखेगा पता है? तो आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस ड्रोन्स यूज कर रहा था ये चेक करने के लिए कि कोई घर के बाहर निकला है कि नहीं है। हाँ, सो मुंबई में वहाँ पे ड्रोन्स यूज तो कर ही रहे थे, ओके, ठीक है, चेक करने के लिए। अगर कोई घर के बाहर है तो फिर वो लोग वहाँ पे उनको फाइन मारेगा, फिर उधर आके उनको पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया पेट्रोलिंग जी। लेकिन अब कैसा होगा, एक ड्रोन एक सेक्टर को डेडिकेट कर दिया जाएगा, वो उसको कंटिन्यूसली पेट्रोल करेगा, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोल करेगा उसको, वो उस ड्रोन का काम है। वैसे पेट्रोलिंग के लिए हर सेक्टर के लिए एक ड्रोन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपका डिलीवरी का हो गया, सब ड्रोन से हो रहा है, ड्रोन्स आ गए, आपके घर पे पार्सल है, उन्होंने डिलीवर कर दिया, या तो टेरेस पे करेंगे या आपके बालकनी में करेंगे, बाद में वहाँ पे जाके दूसरे पार्सल पिकअप करने चले। बैटरी लो हो गई, हर बिल्डिंग के ऊपर चार्जिंग स्टेशंस बने रहेंगे, ड्रोन आएगा उस पर बैठेगा, बारकोड स्कैन होगा, उसमें से अपना पैसे कट जाएंगे चार्जिंग के, चार्ज टाइम होगा जो भी है उसका 1 घंटा या फिर आधा घंटा, जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे ड्रोन वहाँ से टेक ऑफ लेगा और अपना दूसरा काम करने लगा। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। मान लीजिए आप हाईवे पे है और आपको या तो फिर शॉक लग गया, किसी चीज़ को आपने टच कर लिया है, या तो किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब वहाँ पे एम्बुलेंस आनी चाहिए टाइम पे। यस, वो जो 10 मिनट है वो बहुत क्रूशियल टाइम है जहाँ पे वो एम्बुलेंस पहुँचेगी और उसको रिवाइव कर देगी। लेकिन ट्रैफिक है, अब एम्बुलेंस एक पॉइंट तक पहुँच गए, उसके आगे डिस्टेंस है नेक्स्ट 2-3 मिनट का ही, लेकिन ट्रैफिक इतना कि वो एम्बुलेंस को पहुँचते पहुँच 10 मिनट लग जाएगी। एम्बुलेंस में से ड्रोन निकलेगा, वो ड्रोन में वो किट अटैच होगी। सिंपल प्रोसीजर होता है, 2 स्ट्रैप लेने हैं, चेस्ट को कनेक्ट करना है, बटन दबाना है। अगर वो पर्सन उससे रिवाइव हो जाता है तो और क्या चाहिए। सो यहाँ पे आप वैसे करके भी लाइफ बचा सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि ये नॉलेज किसके पास रहेगा? आपको पहले जब ये आया था, कोई भी टूल आया था, इक्विपमेंट आया था जो अभी करंटली अवेलेबल है, आपको यूज़ करना नहीं आता, लेकिन आपने एड्स, कमर्शियल्स देख के वो आपने सीख लिया, करेक्ट, कि ये चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती है, इसको कैसे यूज़ करना है। वैसे ही जब ड्रोन आएगा ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, कंटिन्यूसली उसके एड्स चलेंगे कि अगर ये ड्रोन आ गया है तो ये पाउच ऐसे खोलना है, 2 बटन इधर कनेक्ट करने हैं, आपको ये बटन प्रेस करना है। लोगों को आ जाएगा ये चीज़ करनी,
ठीक है। तो लेकिन अभी बात वहाँ पे आ जाएगी कि वो उसको हार्ट अटैक की आएगी, कैसे पता चलेगा। तो ये सब बातों की वजह से ही अब तक ये इनोवेशंस रुके हुए हैं। वहाँ पे कोई भी मेडिकल पर्सनल रहा जी। तो वो उसको पता है यूज़ कैसे करना है क्या चीज़, लेकिन अगर इक्विपमेंट नहीं है तो वो नहीं पता। इक्विपमेंट ड्रोन से आएगा। सो बेसिकली यही मोटो रहेगा कि पूरा इकोसिस्टम ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा कि बहुत सारे ह्यूमन लाइफ्स बचेंगे, बहुत सारी चीज़ें में ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाएंगे और इकोसिस्टम कुछ हिसाब से चलेगा। जैसे ये चल रहा है वैसे UTM करके भी डेवलप होगा, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। कि जैसे कि आप ATC है प्लेन्स का कंट्रोल करने के लिए, वैसे ये सारी पॉलिसीज भी बनेगी ड्रोन्स का ट्रैफिक हैंडल करने के लिए। ओके। और ये भी उसके साथ डेवलप होगी। तो इन्वेंशंस जो है सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में डेवलप नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा है तो वो पॉलिसीज भी डेवलप कर सकता है इसके रिगार्डिंग। राइट राइट। मतलब फ्यूचर ड्रोन्स का मतलब अच्छा दिख रहा है। अगर मैं ऐसे बात करूं, जितना आपने बताया कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं इस फील्ड में। और अगर कोई आदमी जस्ट एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे, अगर कोई आदमी इस फील्ड में एंटर करना चाहता है तो क्या स्टार्ट कैसे करेगा? सो मान लीजिए आप पूछ रहे कि किस फील्ड में उसको काम करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी करंटली जिसका रिक्वायरमेंट है ड्रोन फील्ड में वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का। अब ड्रोन हर कोई बना रहा है, राइट? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो है अगर कोई वो क्रैक कर ले कि वो कैसे बनाने, जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स की बात। सेमीकंडक्टर्स नहीं, थोड़ा सा आप आगे जाए, जैसे कि ड्रोन कुछ पार्ट से बनेगा, मोटर्स, प्रोपेलर्स, फ्लाइट कंट्रोलर्स, फ्रेम्स। तो करंटली इंडिया में फ्रेम्स ही ज्यादा करके बन रहे हैं, करेक्ट? GPS हो गया, हाँ, कैमरास yes. उसमें। तो ये सब जो इक्विपमेंट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, जैसे कि GPS हो गया, ESCs हो गए, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो मोटर्स का स्पीड कंट्रोल करेंगे, ये सारे पार्ट्स होते हैं बेसिकली। तो ये पार्ट जो है अगर आप बना सके इंडिया में लार्ज स्केल पे, चीप में, तो ये एक टोटली एक एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को चेंज कर देगा। ओके। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ड्रोन्स ये पार्ट्स पे काम करना चालू करें, क्योंकि ये जो मार्केट है हर एक ड्रोन कंपनी उनसे ही बाय करेगा। राइट, क्योंकि अभी इंपोर्ट हो रहे होंगे ये सब। जो थोड़े पार्ट्स है, अब करंटली अपकमिंग इंडियन कंपनीज भी है जो मोटर्स और ये सब बना रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा है कि जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है वो अगर आप इंपोर्ट करें तो वो भी प्रोडक्शन इंडिया में चालू हो जाए, जी, तो फिर पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। मेक इन इंडिया से सीधा मेड इन इंडिया हो जाएगा। जी जी। सर आप यहाँ पर आए एंड बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम होपिंग कि हमारी ऑडियंस ने भी आपकी बातों से काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर माई। थैंक यू, मुझे आपका भी कहना चाहिए क्योंकि आपने मुझे इन्वाइट किया इस शो पे एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड मैं भी चाहता हूँ करेंटली कि ये जो भी मैंने कहा है लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इसमें मैंने ड्रोन रूल्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बातें की है, तो वो मेरा मोटो है कि लोगों तक पहुँचे ताकि जो भी फ्लाइंग हो रही हो, जो भी ड्रोन्स के रिगार्डिंग काम हो रहा हो, सेफ्टी को पहले रखते हुए हो। 100%। एंड सो थैंक यू विक्यात सो मच, बहुत मज़ा आया जी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है या आप भी किसी ऐसे ही इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी कैन प्लान अ पॉडकास्ट टुगेदर। और इसी के साथ ही यू कैन चेक आउट आवर अदर वीडियोस जिनका लिंक आपको ये आई बटन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए क्या सीन है।